In the last class, we started with the introduction of non-tariff barriers or measures. तो ये क्या होता है जिसमें टैक्स नहीं लग रहा, ठीक है। टैक्स नहीं लग रहा बट फिर भी क्या है, रुकावट है, रोक है ऑन इम्पोर्ट्स। ओके, दिस इज पेज नंबर 9.21। 9.21 खोलो करण, सामने देखो, नोट दिए मैंने आपको, खोलो 9.21। और थोड़ा आप स्पीड बढ़ाएंगे, सितंबर फर्स्ट वीक से एग्जाम्स है, ठीक है। बहुत स्लो हो जाओगे, बाद में प्रेशर पड़ेगा। अभी जितना जल्दी कर लोगे बेटर है, क्योंकि प्रैक्टिस भी चाहिए। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं अभी कराऊंगी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, देखो जो अभी मैं मार्क करा रही हूँ, बट हर चीज तो हमें याद नहीं रह सकती ना, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तभी होगी जब हमारा सिलेबस होगा और टेस्ट होंगे। नहीं तो फिर मार्क्स जो आप सोच के बैठे हैं कि हमारे 80+90 के आसपास जाएंगे इकोनॉमिक्स में, वो मुश्किल रहेंगे। फिर मिनिमम तो 70 स्कोर करना ही करना है, जो कि इजिली आ जाता है इकोनॉमिक्स में। तो फिर उसके लिए थोड़ा सा फास्ट, ठीक है, जितनी देर पढ़ रहे हैं अच्छे से। सो नॉन टैरिफ बैरियर्स या मेजर्स क्या है बच्चे, जो कि हमारे कस्टम ड्यूटी की बात नहीं हो रही, किसी और तरीके से हम रुकावटें लगाए, ठीक है। इसमें भी दो मेजर हेड है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, ठीक है। जो लर्न करने वाली चीज है वो टेक्निकल में होगी। ओके, सो आ जाओ बच्चे। और हमने यहाँ पे लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था एक यूग्रेई राउंड है जिसमें ये डिस्कस किए गए थे टीबीटीज और एसपीएस, ठीक है। यूग्रेई राउंड क्या था, जिसमें डब्ल्यूटीओ का वो हुआ था इंट्रोडक्शन, हाँ जी, फॉर्मेशन हुई थी ऑफ द डब्ल्यूटीओ। दोहा राउंड लास्ट था, ठीक है। सो बच्चा, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट्स, यूज ऑफ एनटीएम्स इज अलाउड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। जैसे टीबीटी है, दैट इज टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एंड एसपीएस, दैट इज सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, जो कि नेगोशिएट कब किए गए थे, इन द यूग्रेई राउंड। सो यू हैव टू लर्न दिस राउंड, द नेम इज यूग्रेई राउंड, ठीक है। क्या नाम है, यूग्रेई राउंड। ओके, देन आ जाओ फर्स्ट। अब हमारे पास क्या था, टू टाइप्स ऑफ मेजर, दो कैटेगरीज है, टू हेड्स है, टेक्निकल और दूसरा है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल जो है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बताएगा कि अगर से सपोज इसमें एनिमल्स को हार्म किया गया है, ठीक है, प्लास्टिक यूज किए गए हैं, इन्वायरमेंट को खराब किया गया, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर जब बारी आती है, रुकावट लगती है या पास होता है, उसको हम टेक्निकल मेजर्स कहते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, ये क्या है बच्चा, प्रोडक्ट स्पेसिफिक है। अन्वी क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहेंगी, प्रॉपर्टीज आ जाएंगी किसकी, प्रोडक्ट। ये क्या चीज इसमें इस्तेमाल की गई है, व्हाट हैज बीन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इनपुट्स हैव बीन, ठीक है। तो बच्चों such as characteristics of the product, technical specification, production processes, these measures are intended for ensuring product quality, food safety, environmental protection, national security and protection of animal and plant, ठीक है। तो ये पूरा एनवायरमेंट ही हो गया ना, इंसान, इन्वायरमेंट जो एज अ वर्ड जिसको हम समझते हैं एयर वाटर वगैरह, प्लांट्स भी इन्वायरमेंट है, एनिमल भी इन्वायरमेंट है, ठीक है। और जो हम रॉ मटेरियल उसके अंदर यूज कर रहे हैं वो भी इन्वायरमेंट ही है। सो टेक्निकल क्लियर है। नॉन टेक्निकल क्या हो गया बच्चे, ये इसके अलावा जो भी चीजें होगी, फॉर्मेलिटीज होगी ट्रेड की, सर का वो भी फॉर्मेलिटीज हो गई, ठीक है। उसके अलावा ये कह दिया कि आपको से सपोज क्रेडिट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कहने का मतलब कि सारी एडवांस पेमेंट्स होंगी, एलओसी पर्टिकुलर बैंक से आना चाहिए, या इतने रेट पे हमारे नेगोशिएशंस होंगे। जो एक्स बाई जी अदर देन प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्वालिटीज के ऊपर कुछ भी मेजर है वो नॉट टेक्निकल है। तो कोटाज यहाँ आ रहे हैं। ओके, मेजरली क्लियर है दिमाग में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के बीच का डिफरेंस। अब नॉन टेक्निकल का रीड कर लेते बच्चा। दे रिलेट टू ट्रेड रिक्वायरमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल शिपिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि इतने बैलेंस आएंगे, इस तरीके से कस्टम क्लियरेंसेस होंगे एंड सो ऑन, वो शिपिंग रिक्वायरमेंट्स होगी। कस्टम फॉर्मेलिटीज अगेन, कि आपने इंस्पेक्शन ऑफिसर जो इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद पेमेंट जब तक नहीं होगी तब तक डॉक क्लियरेंस नहीं होगी एंड सो ऑन, राइट। स्मगल गुड्स नहीं होने चाहिए, प्रॉपर आपके पास इनवॉइसेस होने चाहिए, सारी कस्टम फॉर्मेलिटीज होगी।
ट्रेड रूल्स, अगेन ये किस तरीके से काम चल रहा है आपके और मेरे बीच की अंडरस्टैंडिंग श्योर। टैक्सेशन पॉलिसीज, ये गवर्नमेंट अपनी अपनी, हर देश की अपनी अपनी होती है कि क्या कस्टम टैक्सेस रहेंगे, किस तरीके से क्लियरेंसेस मिलेंगी, अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो ड्यूटी ड्रॉबैक्स ड्रॉप पे मिलेंगे एंड सो ऑन। वो टैक्सेशन पॉलिसीज होगी। क्लियर। यहाँ पे टैक्स लग नहीं रहा, सिर्फ ये चेक हो रहा है कि क्या टैक्स की कंप्लायंस पूरी हो रही है कि नहीं। ओके। They are further distinguished as hard measures. Hard measures क्या होता है, जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्राइस मेजर कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है, जहां पे भी ज्यादा फॉर्मेलिटीज होंगी, रूल्स होंगे, उसको हार्ड कहते हैं। सॉफ्ट क्या होता है, जहां पे बहुत लीनियंट होगा सब कुछ, ठीक है। तो पहला क्या होगा, हार्ड मेजर, दैट इज प्राइस टू क्वांटिटी कंट्रोल मेजर्स, कि इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा का प्राइस, ठीक है। सेकेंड इज थ्रेट मेजर। थ्रेट मेजर जैसे हमने वो करा था ना, यस, अपना ट्रेड डिस्टॉर्शन की बात करी थी तब। तो एंटी डंपिंग एंड सेफगार्ड्स क्या फॉलो हो रहे, अगर नहीं हो रहे तो फिर हमारे को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अरे जी डंपिंग हो रही है, आप ट्रेड डिस्टॉर्शन वाली ड्यूटी लगा दीजिए, नहीं तो फिर आगे जाके रुकावट लगा दीजिए, बैंक्स लगा सकते हैं। श्योर। नेक्स्ट अदर मेजर्स सच एज ट्रेड रिलेटेड फाइनेंस इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो डोंट वरी, ये सारे आगे डिटेल में ही आएंगे। चलो आगे। Furthermore, the categorization also distinguishes between import-related measures that relate to measures imposed by importing country. ठीक है, जो import कर रहा है वो भी तो कहेगा ना कि मेरी कंट्री में मेरी जो पेरिफेरी है उसके, अगर आपको क्रॉस करना है मेरे बॉर्डर को, तो नॉट कंटेन पोक और बीफ एग्जाम्पल, ठीक है, या उसमें एक्स वाई भी ये पर्टिकुलर चीज होनी या नहीं होनी चाहिए, तो इम्पोर्टिंग कंट्री जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है उसको इम्पोर्ट रिलेटेड मेजर्स कह देंगे। सेकेंड एक्सपोर्ट रिलेटेड क्या हो जाएगा, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री लगाएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि इंडिया अपने एक्सपोर्ट को रोक सकता है? किसको लगता है रोक सकता है? नकुल कह रहे हैं, और आप कह रहे हो ना, मुझे भी कह रहे हैं नहीं रोक सकता। कौन कौन कह रहे हैं रोक सकता है? सब कह रहे हैं नहीं रोक सकता, करण कह रहे हैं नहीं रोक सकता, और कोई जो कह रहे हैं नहीं रोक सकता। नहीं रोकेगा आपने एक है, और सबसे खुशी तीन बच्चे कह रहे हैं कि नहीं रोक सकता, बट हमसे रोक सकता है। कब रोक सकता है कोई बात नहीं, देखो जब तक हम दूसरे एंगल से नहीं समझेंगे तब तक ऐसा लगेगा कि नहीं रुकेगा, फिर रोक सकता है तब जब हमारे यहाँ पे किसी चीज की शॉपिंग हो गई। फूड में इंडिया से बहुत ज्यादा बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, मतलब इंडिया में ये देखिए हमारी पॉपुलेशन को खाना नहीं मिल रहा, हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे बेसिक चीजें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, इसको कैट क्रॉप्स बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे पास फूड ग्रेन भी नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट कहेगी कि stop producing cash crops and rather start producing food grains and make sure that country or the population in India has sufficient stock. जिस चीज में हमारी कंट्री की शॉर्टेज में, और ऐसा डर है कि हमें इम्पोर्ट करना पड़ जाएगा, जैसे पहले हुआ था, ठीक है, देखो तो हम यूएस से इम्पोर्ट कर रहे थे food grain, तो उस चीज को बच्चे रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स पर भी रोक लगा। ओके, so export related measures which relate to measures imposed by exporting country on itself, अपने ऊपर लगाइए, दूसरों के एक्सपोर्ट में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है जी। ओके, in addition there are certain procedural obstacles which are practical problems in administration, transportation, delay in testing, certification, etc. They make it difficult for the business to adhere to the given regulation. तो ISI प्रमाणित, ठीक है, FCI ने इसको पास किया कि नहीं, ये तो हमारे इंडिया के, हमारे को पता है ना, बाहर वालों के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या उसको क्वालिफाई कर रहा है, अगर कर रहा है तब हम एंटर करने देंगे, अदरवाइज नहीं करते। तो हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था, दो है टेक्निकल नॉट टेक्निकल, तो हम टेक्निकल को स्टडी करने लगे हैं, जो एसपीएस एंड टीबीटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों, इसके ऊपर एमसीक्यू बहुत बार देख ही रहे हैं। तो आ जाओ एसपीएस, देखो टेक्निकल याद करेंगे, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स या क्वालिटी के ऊपर बात करता था कि हमने क्या क्या चीजें प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल की हैं, कौन सी प्रोसेसेस जो है इसमें यूज की है, ठीक है। अब उसमें भी दो है, सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी एंड टेक्निकल बैलेंस टीबीटी। तो जो एसपीएस है ये याद रखेंगे, पहले अंडरलाइन कर लो।
प्रोटेक्ट करने के लिए किसको? ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ। क्या कर रहे हैं? ह्यूमन, एनिमल या प्लांट लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ताकि हमारे को देखो, अगर एडिटिव्स होंगे, किसी भी चीज में एडल्ट्रेशन होगी, कलर्स होंगे, क्या वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं? नहीं। ठीक है। तो उसके लिए जब सेफ गार्ड करने के लिए सरकार बोलती है कि ये पर्टिकुलर चीजें इसमें इस मात्रा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको हम एसपीएस में लिख जाएंगे। ठीक है। तो मुझे मेजर्स अप्लाई टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ फ्रॉम एडिटेड पेस्ट। पेस्ट कंट्रोल भी होता है ना जी। अब बहुत ज्यादा अगर आप फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो बच्चा उससे क्या होगा, वो फूड चेन में एंटर करता है ना। कहते हैं कि ह्यूमन कंजम्पशन भी कर रहे हैं वो, ऑब्वियसली अगर कोई फ्रूट या प्लांट है उसके ऊपर अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा स्प्रे करें, वो एक्चुअली फूड चेन में कैसे एंटर कर रहे हैं, हम खा रहे हैं उसको, हम बीमार हो रहे हैं। या फिर थोड़ी लंबी प्रोसेस में जाओ, प्लांट वो इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट को कोई एनिमल और खा रहा है, कार्निवोर कोई और बड़ा खा रहा है, उसको हम खा रहे हैं। ठीक है। सो अगेन ये जो है हमें इम्पैक्ट करते हैं, सॉइल के अंदर भी चले जाते हैं और वाले। सॉइल एक तो इरोजन करेगा, ठीक है, और दूसरा हाँ जी, हाँ जी, राइट। तो इस वजह से ग्रोइंग ट्रेंड है टुवर्ड्स व्हाट, वर्मी कंपोस्ट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसी वजह से पेस्टिसाइड्स को अब कम कर दिया गया है, जो कि पहले HYV के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट कंटामिनेंट्स समझते हैं। कंटामिनेशन क्या होता है? जब हमारे पेस्ट बायो मतलब बायोटिक चीजें जो है वो खराब कर रही है। प्रेजर्वेटिव्स आप यूज कर रहे हैं, क्या प्रेजर्वेटिव बहुत ज्यादा खाने चाहिए, यूज करने चाहिए? नहीं। जब बच्चे होते हैं ना छोटे, जब आपने अपनी फैमिली में देखा हो तो मम्मी कहती है कि नहीं रहने दो, ये तुम जूस मत पियो, मैं आपको फ्रेश निकाल देती हूँ। घर पे भी बोलते हैं मम्मा पैक्ड फूड्स मत यूज करो, हम घर पे बना लेंगे। हमारे यहाँ पे सब्जी रोटी क्या बनती है बच्चे, बिल्कुल फ्रेश बनती है। बाहर क्या प्रेजर्वेटिव्स वाले टॉर्टियाज यूज होते हैं, जो लोग रोटी नहीं बना सकते, बस उसको गर्म ही तो करना है उन लोगों ने। सब्जियां भी सारे फ्रोजन फूड होता है, उसको गर्म। क्या हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रेंड है टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं। क्या वो हमारी लाइफ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा? आंसर इज नो। ठीक है। हम लोगों को तो इतना पता नहीं चलता, बट अगर आप बहुत छोटे बच्चे में देखेंगे तो 1 मिनट में पता चलेगा। जैसे उसने अगर फ्रोजन स्माइली खा ली तो वो बीमार हो जाते हैं बच्चे। कुछ भी और चीज खा ली जिसमें क्या है, प्रेजर्वेटिव्स है, कंटामिनेंट्स हैं, तो वो बीमार होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, राइट। तो उसको भी रोका जाता है, टॉक्सिन समझ में। ठीक है। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स एंड टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, जिस मैंने आपको बताया वही फ्लूज। ठीक है। किसी भी तरीके अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है, उसका अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर कंजम्पशन कर रहे हैं, तो वो भी क्या है बच्चे, एसपीएस में है, क्योंकि वो ह्यूमन लाइफ इम्पैक्ट करेंगे, बीमार करेंगे। क्लियर है? So these include ban or prohibition of import on certain goods or all measures governing quality and hygienic requirement, production processes and associated compliance assessments. For example, prohibition of import of poultry from countries affected by avian flu. Avian means bird flu. ठीक है? Meat and poultry processing standards to reduce pythons जो भी है पैथोजन, रेसिड्यू लिमिट फॉर पेस्टिसाइड्स इन फूड एक्सेट्रा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पेस्ट या फर्टिलाइजर्स जो तुम यूज कर रहे हैं फार्मर्स, उसको भी लिमिट करते हैं एक लेवल तक। कह रहे हैं अगर उससे ज्यादा होगा तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द इंटायर एनवायरमेंट। ठीक है। तो इनके ऊपर कंप्लीट बैन्स भी लग सकते हैं। जैसे अगर कहीं फ्लू है तो उसको कंप्लीट बैन लगाया जा सकता है। क्लियर? या फिर प्रोहिबिट किया जा सकता है कि अगर इसमें कंटामिनेंट्स या फिर कह लो कि आपने सपोज पेस्ट यूज किया तो वो इस मात्रा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए एसपीएस क्या है? नेक्स्ट इज पीबीटी, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। बच्चे ये क्या है, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट या सर्टिफिकेशंस अगर हो गई है, स्टैंड पास हो गए, तब आने देते हैं। फर्क समझ आया दोनों का? ऊपर भी क्या है तो क्या प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में बात होती है ना टेक्निकल में, बट एसपीएस में क्या है, ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ है। तो वो किसी भी तरीके हो, अगर कोई कंटामिनेंट्स यूज है, प्रेजर्वेटिव्स यूज है, टॉक्सिन्स हैं उसमें, या फिर कोई कह लो पेस्टिसाइड्स हमने कहा यूज हो रहे हैं, एडिटिव्स हैं, तो उसको रोक लगाते हैं। यहां पर बच्चे क्या है, इट कवर्स बोथ फूड एंड नॉन फूड बोथ।
फूड भी नॉन फूड भी, ऊपर क्या था, ओनली फूड, यहाँ पे फूड एज वेल एज नॉन फूड, ठीक है। मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स फॉर टेक्निकल रेगुलेशंस दैट डिफाइन स्पेसिफिक, मतलब कि प्रोडक्ट की के साइज क्या होना चाहिए, शेप क्या, पे प्रोडक्ट्स के फिर एट्रीब्यूट ही आ गए, है ना, साइज शेप वगैरह, डिजाइन, लेबलिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग। तो बच्चे मेरे को एक बात बताओ, क्या लेबलिंग एंड पैकेजिंग भी बहुत इजी है कि उसके ऊपर भी कोई रोक हो सकती है? हो सकती है, अगर आपके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट्स हैं, ठीक है, उसकी अगर कोई कॉपी कर रहा है, क्या वो आउटलेट स्कीम में चला जाएगा, तो क्या ऐसे आपको एंटर करने दोगे अपने कंटेंट में? नहीं। तो ऐसी चीज होगी हमारे यहाँ पे कि एक बैड इन्फ्लुएंस है, देखिए मूवीज में बहुत सारे सेंसर्स यूज होते हैं, हमारे इस बात से, राइट, ताकि क्या हो, सबके ऊपर थोड़ा एक्शन पड़े, एंड फैमिली का लेवलिंग भी कर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। यस, जैसे आप अगर पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे नेगेटिव, नो व्हाट इज नेगेटिव मार्केटिंग, जैसे हम सिगरेट का पैकेट देखा होगा आपने, तो उसमें कितना गंदा वो पिक्चर बना होता है, या फिर थिएटर में आप जाते हैं तो वो अभी झूठी बेचने वाली सामान के एड होती है, ठीक है, अच्छे उदाहरण होते हैं। तो बच्चे बहुत सारी चीजें जो है, अगर प्रोडक्ट लेबलिंग के ऊपर ही आ गई, ठीक है। तो अगर तो आप क्या करेंगे, कुछ कंप्लीट बैन्स लगा सकते हैं, इट शुड नॉट बी फेवरेबल कि हाँ भाई कोई बहुत बंदा एंजॉय कर रहा है सिगरेट पीते हुए, तो हमारी कंट्री में ऐसे इंपोर्ट्स नहीं आने देंगे, ठीक है। शराब है उसकी भी अगर देखेंगे, अल्कोहल की भी कभी अगर एड आती है तो वो सोडा के फॉर्म में आ जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और कोई बहुत इंजॉय करते हुए उसके ऊपर पिक्चर्स नहीं होंगी, उसमें हमेशा लिखा होगा अल्कोहल या फिर स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, राइट। सो अगर अगर कोई ऐसा लेबल या पैकेज आया जो कि हमारे बच्चों को या हमारे यहाँ के लोगों को बल्कि कन्विंस कर रहा है कि वो गलत गलत चीजें खाए या कंज्यूम करे, तो क्या हमारी कंट्रीज को एंटर करने देगी? कंप्लीट बैन्स लग रहे हैं, क्लियर। सो ये सारी बातें कर रहे हैं, मार्किंग, पैकेजिंग, फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्शन मेथड्स। तो अगर ये सारी चीजें आपने कोई ऐसी यूज करी है जो कि हार्म कर रही है एनिमल्स को ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, तो इंडिया कह सकता है कि दैट मैं इसको एंटर नहीं करने दूंगा अपनी मार्केट में। तो ये एट्रीब्यूट्स हो गए ना, एट्रीब्यूट्स हो गए, बट यहाँ पे याद क्या करना है, अगेन फूड एज वेल एज नॉन फूड है। ऊपर वाले में लाइफ थी, एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन लाइफ, क्लियर डिस्टिंक्शन दिख रहा है। So it's that this involves compulsory quality and quantity price control for goods before shipment from exporting country. तो अगर आपको मेरी कंट्री में सामान बेचना है तो आप पहले सर्टिफिकेशन लेके आओ कि ये सब कुछ जो है अधर्ड है, कुछ भी इसमें हार्मफुल नहीं है, ओके, या ये रिक्वायरमेंट्स पूरी फुलफिल कर रहा है। Just as SPS, TBT measures are standard-based measures that countries are used to protect their consumers from natural resources, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट आपको मीनिंग समझ आए, दोबारा से बता देती हूँ। SPS क्या है बच्चों, जहाँ पे ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल पेस्टिसाइड्स, टॉक्सिन्स, इन सब के ऊपर हम क्या कहते हैं, रोक लगाते हैं। नेक्स्ट जो है TBT है, उसमें प्रोडक्ट फूड साइज, शेप, मार्किंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सारी चीजें, मतलब आउटर थिंग्स है, ओके। तो एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू कहाँ जाएंगे, एसपीएस में या टीबीटी में? वेरी गुड, एसपीएस में। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि पैकेजिंग ऐसी है कि भाई सिगरेट जो है कोई बहुत खुश हो गया है, तो टीबीटी, क्लियर। अब नॉन टेक्निकल पे आ जाओ, मेजरली मैंने आपको बताया टेक्निकल बैरियर्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि नॉन टेक्निकल में से नहीं आ सकते, मैंने आपको बताया कि अभी 8th या 9th टाइम है क्योंकि पेपर में अभी आएगा चैप्टर, तो दे कैन स्टिल लेवल अप, कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ ही सकता है, वो बात भी है ही है, तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे। नॉन टेक्निकल में बच्चे क्या है, पहला इंपोर्ट कोटास, ये तो ऑलरेडी आप मुझे बता ही चुके हैं इंपोर्ट कोटास के, कि इससे ज्यादा क्वांटिटी के प्रोडक्ट आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको फिश का दिया होगा, हाँ नीचे फिश का है, तो an import quota is a direct restriction which specifies that only a certain physical amount of good will be allowed into the country during a given period of time, usually 1 year. एक साल में इससे ज्यादा जो है इंपोर्ट नहीं होगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो उसको इंपोर्ट कोटास कहते हैं,
क्लियर है? अंडरलाइन कर लिया सबने ये? सो बच्चे इंपोर्ट कोटास आर टिपिकली सेट बिलो द फ्री ट्रेड लेवल। फ्री ट्रेड क्या रहेगा कि जितना मर्जी आप करो, सही सपोज उसमें भी हमने अभी बात करी ना कि जो हमारे ये है नॉन नॉन टैरिफ है, इसमें हमारे को अलाउड है सर्टेन लिमिट है, तो ट्रेड बेल्ट या बैरियर सकते हैं, लेकिन नॉन ट्रेड के ऊपर भी कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ ने लागू किया हो। तो जहां लागू किया हो फ्री ट्रेड लेवल में बिल्कुल, पर अगर मुझे खतरा है कि मेरी कंट्री में अगर इससे ज्यादा आने लगेगा, फ्री लेवल का आने लगेगा, तो ज्यादा प्रॉब्लम मेरे कवर हो जाएगी, कंपनी खड़ी हो जाएगी। जैसे हमने बात करी थी कि सारे और प्रॉब्लम्स हैं इम्पोर्ट्स, ठीक है, तो उनमें से किसी को भी नहीं ध्यान रखते थे, गवर्नमेंट को लगता है कि यार मुझे सिर्फ कम क्वांटिटी इम्पोर्ट, तो जो कम क्वांटिटी इंपोर्ट करता है विद इन अलाउड लिमिट ऑफ फ्री ट्रेड, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेड कोटा। तो ऑब्वियसली दे विल बी जनरली बिलो द फ्री ट्रेड लेवल, नॉट अबव फ्री ट्रेड को इतना नहीं है लाइक 10,000 टन इंपोर्ट कर सकते हैं, तब उससे ऊपर तो नहीं लाएंगे, कोटा उससे नीचे ही लाएंगे। इसलिए बोलो कि कभी तो पेपर में अगर आ गया तो ये ना या उसके ऊपर कर दो, ऊपर नहीं, फ्री ट्रेड से नीचे लेवल भी कोटा है, रिस्ट्रिक्शन है। ओके, सो बच्चा import quotas are mainly of two types, absolute and tariff rate quotas. So absolute quotas are of permanent nature, ठीक है, परमानेंट नेचर लिमिट है, मतलब कि हमेशा ही इतना जो है लगा ही रहेगा, इससे इससे कम तो कभी होगा ही नहीं, राइट? सो एग्जांपल देखेंगे, 1,000 tons of fish import which can take place anytime during the year from any country. When a country allocation is specified, a fixed volume or value of the product must originate in one or more countries. So 1,000 से ज्यादा आप क्या fishes import कर पाएंगे? Answer is no. So that is the maximum limit that India example has levied, right? Example, a quota of 1,000 tons of fish that can be imported at any time, but 750 हमने ये बोल दिया कि ए से आनी चाहिए, कम से कम ए से आनी चाहिए, तो 250 आप किसी और से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1,000 से ऊपर नहीं ले सकते। ओके, सो इन एडिशन देयर आर सीजनल कोटाज एंड टेम्पररी कोटाज ऑल्सो, मतलब कि सीजन वाइज देखो, परमानेंट क्या हो गया, पूरे साल में यही रहेगा, टेम्पररी क्या हो जाएगा कि थोड़े टाइम पीरियड में होगी, एक महीना आपको सस्टेन हो, दैट इज इट। तो इसका इतना डिटेल वर्क नहीं आएगा, बट डिस्कस करेंगे। किसी को डाउट है कोटा टेम्पररी परमानेंट समझ आया? परमानेंट पूरे साल के लिए लगाया होगा, टेम्पररी जो है थोड़े टाइम पीरियड के लिए हो सकता है, साइक्लिकल हो सकता है, सीजनल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे प्राइस कंट्रोल मेजर्स। करें स्टार्ट। देखो अब क्या होता है, प्राइस कंट्रोल मेजर्स जो है वो टैक्स नहीं है, इन एडिशन टू टैक्स है। टैक्स तो क्या हो जाएगा हमारा टैरिफ वैल्यूअर्स, ये नॉन टैरिफ है ना, तो टैक्स तो नहीं होगा, उसके ओवर एंड अबव कुछ होगा। तो अगर सरकार को ऐसा लगता है ना कि ये मेरी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगी, इंपोर्ट करके हायर प्राइसेस पे कहेगी कि अगर आपको सल्फर जो है बाय करना है तो उसका रेट जो है एक्स्ट्रा या ओवर लगा के देगी, ठीक है। तो आएंगे, price measures are steps taken to control or influence prices of imported goods in order to support the domestic price of a certain product। बात हो चुकी है ना कि अगर यहाँ पे हमारा महंगा बिक रहा है, बाहर से सस्ता आ रहा है, तो सरकार क्या करेगी, उसको कहेगी कि ये कम से कम प्राइस है जिसपे आपको यहाँ पे बिकेगा ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। खुद भी इंक्रीज कर सकती है प्राइस, बाहर वाले थोड़ी ना महंगा बेचेंगे, राइट? तो खुद ही इंक्रीज करेगी, बट टैक्स नहीं लगाएगी, रेट फिक्स कर देगी, खुद बायर बन जाएगी और आपको बेचेगी, ठीक है। सो दीज आर नोन एज अंडरलाइन पैरा टैरिफ मेजर्स। टैरिफ नहीं है, पैरा टैरिफ है, इंक्लूडिंग मेजर्स अदर देन टैरिफ मेजर्स दैट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट। तो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट कैसे इंक्रीज हो जाएगी, जब आपको बोल दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर आपको कह लो टेस्टिंग या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके भेजनी है, ठीक है, एग्जाम्पल है। या फिर सरकार जो है कह रही है अगर मेरे यहाँ पे सामान आएगा तो वो इतने का ही होगा, so cost of imports increase हो जाएगी। example fixed percentage by a fixed amount, example minimum import price established for sulfur,
तो सल्फर अगर आपने इंपोर्ट करना है तो वो उसके लिए सरकार ने बोल दिया कम से कम इतना प्राइस आएगा। दोबारा से मैं समझा दूंगी। ये प्राइस कंट्रोल मेजर क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में जैसे ठीक है, हम नहीं चाहते कि बाहर से इंपोर्ट हो, क्योंकि हमारे या पॉसिबिलिटी है और पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे minimum। तो गवर्नमेंट क्या कर, वो बोलेगी कि अगर आपको इंपोर्ट करना तो मिनिमम प्राइस ये रहेगा जो कि डोमेस्टिक प्राइस के आसपास है, सेम या साथ, ठीक है, ताकि डोमेस्टिक मार्केट जो है वो थ्राइव करे। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, टैक्स को नॉन टैक्स है, टैक्स को नाम को टैक्स नहीं देते, तो उसका नाम क्या दे दिया पैनल। ठीक है, अब वो करती कैसे, करती कैसे है, वो कहती फॉर अब वो बाहर की एक्सपोर्टिंग कंट्री में वो 100 का यूज करके तो 100 वो आप देंगे। तो इसका एक अपॉर्चुनिटी क्या होता है, गवर्नमेंट कहेगी कि मैं करेंगी एग्जाम, मैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने तो 100 या आपको जो बेचा था वो मिलना है। हाँ गवर्नमेंट को तो आएगा, ठीक है, बट वो टैक्स से आंसर नहीं पूछेगी, टैक्स इसलिए होगा जब बहुत मिनिमम प्राइस सेट कर देगी कि कॉस्ट ये दैट्स कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट इंस्टेड। किसी को कोई डाउट है इसके ऊपर मुझे, हाँ सॉरी लास्ट टाइम बात थोड़ी बहुत करी थी। देखो मैंने आपको बता रहा एग्जाम कोड्स होते थे जो कि हम पहले से ठीक है, तो एग्जाम कोड है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कोड है, ठीक है, मतलब कि कौन बताया होगा कि ये वाला जो है पर्टिकुलर कोड इस कोड में लाया करके पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है, तो बहुत सारे कोड्स अब उसमें ना अलाउ किया गया है कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। आज अगर आप जानते हैं आप एक्सपोर्ट का काम शुरू कर सकते हैं, कर सकते हैं, इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारे अपना छोटे छोटे लेवल का काम कर सकते हैं, और एक बात है इम्पोर्ट भी कीजिए। तो बच्चे क्या है कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने आप से विदाउट लाइसेंस इम्पोर्ट नहीं कर सकते, तो और इसका मतलब आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा लाइसेंस एंड permission from the government before importing that particular product. Okay, so these measures are normally aimed at limiting the quantity of the goods that may be imported, regardless whether they originate from different sources or from particular suppliers. Import from the state कर रहे हैं, ठीक है? These measures may take form of non-automatic licensing. You have to obtain a license before you go for imports. Okay. और कंप्लीट प्रोहिबिशन अलाउड ही नहीं है कि आपको लाइसेंस मिलेगा, सरकार ही सिर्फ लाइसेंस है, सरकार के पास लाइसेंस ये एक पर्टिकुलर डीलर है, से सपोज रिलायंस के पास उसका इंपोर्ट लाइसेंस तो मिल रही है, ऐसा नहीं होगा। यस, सो फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल्स में भी अलाउड होने वाला डिस्क्रिशनरी लाइसेंस बाय इंपोर्टिंग कंट्री। सो टेक्सटाइल्स में डिस्क्रिशनरी में आपकी मर्जी, आपने लाइसेंस लेने के नहीं लेना आपकी मर्जी है, डिस्क्रिशनरी है, नहीं लेना लाइसेंस का टेक्सटाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, हम खुद भी तो करते हैं जी। यस, इंडिया प्रोहिबिट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड related materials from and to इराक, तो ये कंप्लीट प्रोहिबिशन है। तो क्या हम इराक से आर्म्स नहीं खरीद सकते, ना ही बेच सकते हैं, बंदूकें बम बोले हो सकते, ठीक है। India prohibits import further India also prohibits many items mostly of origin and origin foreign items 60 exempt code, तो 60 exempt code है उसके अंदर जो अलाउड नहीं है उसके पे बोल दिया जाएगा कि आपको ये पर्टिकुलर एनिमल जो है उसको इंपोर्ट नहीं करने देंगे, हमारे यहाँ पे स्नेक्स नहीं खाने के लिए मिलेंगे, ठीक है, या फिर वॉर्म्स नहीं मिलेंगे, बाहर अगर आप जाओ तो लोग खाते हैं ये सारी चीजें। yes. आप कुछ पूछना नहीं, सबके लिए गवर्नमेंट तो बच्चा खुद ही डिफाइन करती है ना रूल्स, ठीक है, तो सबके लिए ही मतलब आप लगा लो कि गवर्नमेंट तो हैज अ लाइसेंस फॉर एवरीथिंग, है ना, गवर्नमेंट तो कुछ भी कभी भी चेंज कर सकती है, इट्स फॉर प्राइवेट पीपल,
ठीक है ना। बट अगर हम उसको जनरल में बात करूं, है ना, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करती, बुक बुक के सॉरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ, तो ऑब्वियसली दैट इज ऑन एवरीबडी इवन द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। दिस इज अ लॉ। एग्जिम जो है बच्चे एक लॉ है, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, सौगा पढ़ रहे हैं, वैसे एग्जिम अलग से लॉ है, अलाइड लॉज का पार्ट। ठीक है। अच्छा, चलो बच्चे आगे किसी को डाउट है यहाँ तक? नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मेजर्स। सो मैंने आपको ये भी लास्ट टाइम बताया था कि अगर से सपोज आप कभी किसी बात करें जो कि इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स, यूजली हमारे यहाँ पे बहुत हाई ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं फ्रॉम चाइना। ठीक है, तो अगर चाइना से कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो लाते भी थे बाद में मंगाते, उसके बाद ना सामान खरीद के कैसे आते हैं, पहले एडवांस पेमेंट होती है, वो कैसे होती है? ऑब्वियसली आप ज्यादा तो टैक्स नहीं कर लेते, कैसे लेके जाओगे? एलओसी बनेगा। तो आपके एलओसी पार्ट्स होते हैं, आप वहाँ पे पार्ट एलओसी बनाएंगे, लेक्चर देंगे और उस इंसान को पकड़ा देंगे, ये टाइम लोग चीज है, तो फिर 1 महीने 2 महीने मैक्सिमम 3 महीने खत्म कर दूंगी। ठीक है। अब वो उसके पास कागज है, वो एलओसी बोलते हैं, आपके बैंक के पास आएगा दे देगा, तो डिस्काउंटिंग ऑफ क्योंकि पैसा मिल जाता है। ठीक है। और मेरे अकाउंट से जो है धीरे धीरे बैंक मेरा जो ऑर्डर कर रहा है वो पे कर रहा है, एक तरह का क्रेडिट ही है, बीओपी की तरह ही है, पर उसका नाम जब हम ओवरसीज बात करते हैं तो एलओसी होगी, लेटर ऑफ। तो ऐसी स्टिपुलेशन हो सकती है ना, आपको पे 30% एडवांस, हाफ पेमेंट एडवांस, फुल पेमेंट एडवांस, या फिर कितना टाइम पीरियड पहले टोटल शिपिंग एक्सपायरी कुछ फिर समझिए ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज इंपोर्ट कॉस्ट बाय रेगुलेटिंग द एक्सेस टू एंड कॉस्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंपोर्ट्स एंड टू डिफाइन टर्म्स ऑफ पेमेंट। ये क्या कह रहे हैं बच्चा? अभी तो तुम्हारे को नेक्स्ट लेवल पे जब तुम एसएफएम पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट ईयर और उससे नेक्स्ट ईयर भी, नेक्स्ट ईयर मतलब क्या है, फाइनल लेवल पे, तो एक सब्जेक्ट आएगा एसएफएम, दैट इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो वहां पे आप फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में रीड करेंगे, मतलब लर्न करेंगे क्या होगा। 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, अगर आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा हो। स्पॉट ट्रांजैक्शन पढ़ा है, फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस करा था थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, मैं बता रहे हैं। स्पॉट ट्रांजैक्शन क्या होता है? अभी खड़े पैर जो भी रेट प्रिवेल कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर मैं ट्रांजैक्शन कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ अगर इतना रंबी मैंने तुम्हें पे करना है आज के हिसाब से मैं कर दूँ, दैट इज स्पॉट ट्रांजैक्शन। आज के रेट पे आज ही ट्रांजैक्शन लॉ करके सामान एक्सचेंज करते हैं, दैट इज स्पॉट। फिर दूसरी मार्केट होती है फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, फॉरवर्ड मार्केट क्या है बेटा जी? आज मैंने आपको ऑर्डर लिखवा दिया कि आज से 3 महीने बाद जब आप गुड्स प्रोड्यूस कर लेंगे तो मैं आपसे सामान खरीदूंगी उस रेट पे जो कि 3 महीने बाद होगा। दोबारा से बोल रही हूँ, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन क्या होता है दमन? आज मैंने आपसे सपोज चाइना में बैठे हैं, मैंने बोला 3 महीने बाद दमन मैं आपसे पर्टिकुलर इतने इतने का सामान खरीदूंगी। अब 3 महीने में तो 3 घंटे में रेट एक्सचेंजेस फ्लक्चुएट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वॉलेटिलिटी और स्टेबिलिटी। ठीक है, तो 3 महीने तो बहुत बड़ा टाइम है, उसमें रेट एक्सचेंज मेरे फेवर में भी हो सकता है, इनके फेवर में भी हो सकता है ना। तो क्या हो गया बच्चे, मैंने इनको कह दिया 3 महीने बाद जो प्राइस होगा ना उसमें मैं एक्सचेंज करूँ, दैट इज फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। बट टेल मी वन थिंग, अगर फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन है तो उसमें अनसर्टेनिटी है कि नहीं है ना, सकता है, या फिर उसको भी डर है कि मेरे को नुकसान हो सकता है अगर उसकी डेप्रिसिएट होगी करेंसी, है ना, दोनों तरीके से हो सकता है। तो इसके लिए ना एक और मार्केट होती है जिसको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कहते हैं, वो अभी आपने +1 +2 में नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे। उसमें क्या है, आज से मैंने तमन को बोला 3 महीने बाद सामान खरीदूंगी, लेकिन एक्सचेंज रेट ये फिक्स है, I decide the exchange rate, we मतलब not just I, the parties decide the exchange rate that they will be
exchanging goods at after 3 months. तो रेट इज फिक्स्ड टुडे फ्यूचर्स मार्केट, तो इसमें अनसर्टेनिटी खत्म है, मुझे पता है मुझे इतना ही पैसा देना है और भी, ठीक है, और उसको पता है मुझे इतना ही पैसा मिलेगा। क्लियर? व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट हियर इज ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज इंपोर्ट कॉस्ट। देखो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे को अगर रुकावट लगानी है तो सरकार ये कब लगाएगी, कॉस्ट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना, ऑब्वियसली कम तो नहीं करेगी। By regulating access to cost of exchange of the product and defined terms of payment, it includes measures such as advance payment। ठीक है, आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आप पेमेंट अभी 7,000 ज्यादा कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा ना, बैंक वो फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा, तो अपने आप कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट आपकी इंक्रीज होगी कि नहीं हुई। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स डिनाइंग द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ इम्पोर्ट। आप ऐसे कह सकते हो मुझे ये पर्टिकुलर करेंसी जो है, अब चाइना कह सकता है कि इंडिया में तुमसे रुपीज में एक्सचेंज नहीं करूंगा रंबी, मुझे डॉलर्स पे करो, ठीक है, इंडिया भी कह सकता है कि मैं ये पर्टिकुलर करेंसी नहीं लूंगा, मुझे डॉलर्स यूएसडीज दो एक्सचेंज में, मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स नहीं लूंगा, तो वो भी क्या है, एक तरह की रिस्ट्रिक्शन ही है ना, क्योंकि ये तो चलो फिर भी मैंने बहुत बड़ी करेंसीज की बात करी है, आप कोई छोटी मोटी करेंसी पे आ जाओ, बाली के करेंसी पे आ जाओ, ठीक है, तो क्या वो बहुत बहुत ज्यादा डेप्रिसिएटेड वैल्यू है ना उसकी, तो क्या वो मेरे किसी काम की आएगी, नहीं, तो मैं कहूंगी अगर आपने मेरे साथ डीलिंग करनी है ना तो आप डॉलर्स लेके आओ, तभी मैं आपसे सामान इंपोर्ट करूंगी, तो ये वो भी बात कर रही हूँ, ठीक है। Then, for example, an importer may be required to pay a certain percentage of value of goods imported 3 months before the arrival of goods, or foreign exchange may not be permitted for import of newsprint. So ये कुछ examples है, क्लियर है, चलो आगे। Measures affecting competition. So measures affecting competition में क्या है, competition कौन खत्म करता है हमारे यहाँ पे, जहां पे मोनोपोली होती है, हमारे यहाँ पे मोनोपोली किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर इंपोर्ट की जरूरत है ना तो तुम में से कोई इंपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ गवर्नमेंट इंपोर्ट करेगी। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जो है वो इंपोर्ट करेगी, सेंट्रलाइज यूनिट बन जाती है और वो बाहर से सामान यहाँ पे इंपोर्ट करती है और लोगों को जो है बेचती है। तो अगर बाहर से मुझे गवर्नमेंट को सामान सस्ता भी मिल रहा है, ठीक है, या ज्यादा भी मिल रहा है, वो हमेशा अगर गवर्नमेंट है तो इक्वालिटी जाएगी और बेनिफिट जाएगी डोमेस्टिक मार्केट का, तो क्या कर सकती है वो मेजर्स अकॉर्डिंगली चूज कर सकती है, या तो वो प्राइस महंगे पे बेच देगी या वो राशन करके देगी कि मैं इससे ज्यादा मार्केट में ये प्रोडक्ट नहीं एंटर करूँ। क्लियर है, रीड करते हैं तो अगर कहीं कंफ्यूजन होगी मैं दोबारा से समझा। So these measures are aimed for granting exclusive rights, special preferences or privileges to one or more limited groups of economic operators. It may include government imposed special import channels or enterprise. तो government approved होनी चाहिए, तो इसका मतलब या तो वो पब्लिक एंटिटी है, PSUs है, या वो प्रॉपर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है, ठीक है, एंड कंपल्सरी यूज ऑफ नेशनल सर्विस, तो गवर्नमेंट ही आ गई ना, मतलब मोटा मोटा, ठीक है। For example, statutory marketing board may be granted exclusive right to import wheat, ठीक है, तो wheat यार हम इंपोर्ट क्यों करना चाहेंगे जब हमारे यहाँ पे ऑलरेडी अबंडेंट wheat है, तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली ये चाहती नहीं है ना कि बाहर का wheat यहाँ पे बिके, तो कहेगी अगर इंपोर्ट करने की जरूरत भी पड़ी ना तो मैं इंपोर्ट करूंगी और फिर मैं दूंगी मार्केट। समझ गए हो बच्चा जी? और चैनलाइजिंग एजेंसी लाइक एसटीसी में बी गिवन प्रिविलेजेस या कह लो मोनोपोली राइट, ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट पाम ऑयल, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल। When a state agency or monopoly import agency sells in the domestic market at a prices prevailing above, मैंने ये बताया था ना, खुद तो सस्ते में खरीदेगी, बांटेगी महंगे में, और वो भी राशन करके, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं मार्केट क्रिएट करेगी बाहर के प्रोडक्ट्स की यहाँ पे, क्योंकि वीट या पाम ऑयल, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो हमारे यहाँ पे नहीं बन सकते, ठीक है ना, तो हमेशा वो डोमेस्टिक मार्केट को ही इंपॉर्टेंस देगी। So it will be above the market world market prices. This will
have a similar impact to an import tariff. तो import tariff की तरह ही होगा, कहने का मतलब महंगे प्राइसेस। क्लियर है? गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ऊपर हमने क्या पढ़ा है जी? ऊपर हेडिंग थी मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपटीशन खत्म कैसे कर देती है? खुद खुद इम्पोर्टर बनके खुद इंपोर्ट करती है, ये फर्क है। पैरा टैरिफ में बच्चा क्या है ये देखो, और कहाँ गया हमारा, ये रहा, राइट? यस। सो यहाँ पे प्राइस कंट्रोल कर रही है, प्राइस के ऊपर सिर्फ कंट्रोल कर रही है, कहने का मतलब क्या है देखो। हमने बात करी फिक्स करेगी परसेंटेज ऑफ अमाउंट, मतलब मिनिमम प्राइस फॉर सल्फर ओनली फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सल्फर के लिए बोलेगी ये कम से कम प्राइस है। कॉस्ट यहाँ पे आपको याद आता है, कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट को इंक्रीज कर, ठीक है? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट इंक्रीज हो गया और प्रोक्योरमेंट हो गया, हमें कंपनी कंपटीशन खत्म कर दिया। वहां पे क्या खुद कह देती है कि मैं सर, कि मेरे पास ही राइट है टू सेल। इससे देखो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो देखो है ये। दोबारा से आपको प्राइस पे तोड़ में सरकार जो टैक्स के एडिशन में ये यूज करती है, तो पहली बात ये वहाँ पे टैक्स बिल्कुल, ठीक है ना? दोबारा से सारे से लेंगे जो हमारे सारे कागज का उसको प्राइस कंट्रोल होते हैं, इसमें एक्टिव बिजनेस में होता है। और दूसरा वर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ सपोर्ट इंक्रीज होती है, इसमें उसमें यहाँ पे पहले से आया उसके बाद और मतलब ठीक है। और उसके बाद बच्चे कौन सा इंक्रीज करिए, क्या बोलेगी ये पर्टिकुलर अमाउंट में और ज्यादा जो ये वैल्यू जो व्यक्ति है, इसमें गवर्नमेंट पहली बात राइट या लाइसेंस अपने आप को दे कि मेरे नाम या मेरे अप्रूव जो ये एरिया है आपके कितने इसके नाम, अब गवर्नमेंट कुछ बोल या गवर्नमेंट पीएनजी से भी हो सकती है, ठीक है? या फिर अप्रूव कोई और भी होगा मुझे, लेकिन उसकी बात करेंगे बनाओ कि अगर आपको सामान खरीदना है वो स्टेट ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन से ही मिले। यहाँ पे अगर आप सामान बेच रहे हैं ना, अगर बेचना है तो उनकी कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट जो है ना, कॉस्ट भी हाई है, एंड देन यू हैव टू पे टैक्स ऑल्सो। दैट्स द मुझे पता है कि एसएससी है क्योंकि ऑलमोस्ट एक ही बात है ना, नॉट एक ये वैल्यू है नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। अब कर सकते हो मुझे यहाँ तक दोनों में कंफ्यूजन है, प्लीज पूछ लो, डोंट कीप योर डाउट्स टू योरसेल्फ, बिकॉज वो हेल्प नहीं करेंगे। अगर पूछेंगे तो बेटर रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि रट्टा मारना मुश्किल होता है, समझना इजी है। कोई कंफ्यूजन? गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, बच्चे गवर्नमेंट ना यहाँ पे ये कहती है कि अगर आपको इंपोर्ट करना है ना सामान, तो उसका इतना परसेंटेज ना पहले आप डोमेस्टिक मार्केट से खरीदो, उसके बाद आप इम्पोर्ट कर सकते हो वेरी कॉम्पोनेंट, ठीक है? कोई इम्पोर्ट कर रहे हो जैसे तो सरकार कहेगी हाँ तुम देखो अगर दिखावे भारत में बने हैं तो उसका इतना करो, देखो दिखावे में 75% मिलता है कि 75% में तो फिर क्या रिमेनिंग जो 25 की आपकी शॉर्टेज रहेगी ना वो फिर प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट हाँ देखिए, हाँ जैसे सिंगापुर खरीदे तो मेरी 750 आप डोमेस्टिक मार्केट से मिलेगा 250 हो गया। Sovereign करो। Government procurement policies में interference and regulatory involved mandates that the whole use का या फिर specified percentage of government purchases will be from domestic. But who is going to procure government? Government is the गवर्नमेंट कहेगी कि अगर मैंने सामान खरीदा है तो 750 यूनिट्स आउट ऑफ 1000 will be procured from the domestic market and the remaining 25 to 50 sorry annually procured from it. So as to support and promote domestic market, ठीक है? When despite higher prices and तो ऑब्वियसली अगर हम बाहर से बच्चे सामान बाहर का सस्ता मिलता है, यहाँ पे महंगा, फिर भी गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रेफरेंस किसको दे रही है? डोमेस्टिक मार्केट को, इन स्पाइट द प्राइसेस आर
higher in the domestic market. So, example, in accepting public tenders, the government may give preference obviously to a local tender. तो गवर्नमेंट प्रोक्योर कैसे करती है, ये तो बहुत छोटे होते से हम बातें पढ़ रहे हैं. टेंडर्स भरते हैं हम लोग, लोएस्ट टेंडर को जाता है, क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट. लोएस्ट को जाएगा बच्चे. गवर्नमेंट सामान खरीद रही, कभी भी महंगे पे नहीं खरीदेगी, लोएस्ट पे खरीदेगी, है ना. लोएस्ट टेंडर को जाता है. तो बच्चे उसमें भी अगर बाहर का सप्लायर मुझे सस्ता माल बेच रहा है ना, फिर भी मैं किसको प्रेफरेंस दूंगी, डोमेस्टिक को. चाहे गवर्नमेंट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है या कॉस्ट ऑफ परचेजिंग वो महंगा हो जाए. बट हु इज गोइंग टू प्रोक्योर हियर जसकीरत? गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोक्योर. कौन प्रोक्योर कर रहा है? प्रोक्योर का मतलब परचेज कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है. ज्यादा किससे करेगी, या पूरा ही? अगर देखो पूरे का भी हो सकता है, वो भी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हो सकती है ना. तो यहाँ पे फिक्स परसेंटेज हो सकती है, फुल अमाउंट जो है आप कहां से प्रोक्योर करेंगे, डोमेस्टिक मार्केट से. एंड रिमेनिंग कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम फॉरेन बायर्स. बट हु इज गोइंग टू प्रोक्योर अगेन? कोई डाउट है यहां तक? कोई कंफ्यूजन लग रही है गवर्नमेंट या प्राइसेस के ऊपर? ट्रेड रिलेटेड मेजर्स आगे के बहुत इजी रहेंगे, यहाँ तक मेजरली जो है कंफ्यूजन हो सकती थी, अब कोई भी ऐसे कंफ्यूजिंग नहीं है. ठीक है, ऊपर से गिरा दूं? नहीं नहीं. ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, TRIM बोलते हैं, ट्रिम. ठीक है. So, बच्चा, these measures include rules on local content requirement that maintain specific fraction of final good underline should be produced domestically. कि अगर आपको सामान बाहर से खरीदना भी है तो उसका इतना परसेंट जो है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करो, तब आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं. लेकिन क्या इंपोर्ट करेंगे? रॉ मटेरियल्स. ठीक है, नहीं तो अनअसेंबल्ड प्रोडक्ट्स. ठीक है. So, requirement to use certain minimum levels of locally made components. 25% of the components of automobiles should be procured domestically. पिछले एग्जाम्पल में भी हमने किया था. क्या करा? फाइनल याद करेंगे, टैरिफ बैरियर्स में किया था. टैरिफ मेजर्स में हमने कहा था कि अगर हम पूरा का पूरा प्रोडक्ट मार्केट से इंपोर्ट करते हैं हमारे, तो उसके बाद हायर रेट ऑफ ड्यूटी 30% ऑन टोटल. बट अगर आप क्या करते हैं, इनपुट्स या फिर रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं, करते हैं, तो उसके ऊपर कम दे. ठीक है. ये कह रहे हैं कि अगर आप सपोज आप पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी. हाँ जी बच्चा, हाँ जी. So, use of certain minimum levels of locally made components should be there, and remaining you can import. Okay, पहला पॉइंट समझ आया. दूसरा, रिस्ट्रिक्टिंग द लेवल ऑफ इंपोर्टेड कंपोनेंट्स. ये भी है कि इससे ज्यादा नहीं करेंगे. ये क्या हो गया? एक तरह का कोटा ही हो गया. Limiting purchase or use of importing products to an amount related to quantity or value of the local product that it exports. कहने का मतलब अगर आप एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, 1000 कर रहे हैं, तो 1000 अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको अकॉर्डिंगली आप 50% इंपोर्ट कर सकते हैं. तो आप कितना इंपोर्ट कर पाएंगे? 500 ओनली. अगर आप 50,000 एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 25,000 आप इंपोर्ट कर सकते हैं. समझ गए? ये सरकार में फिक्स करेगी कि आप अगर इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका इतना परसेंटेज या वैल्यू का अमाउंट आप क्या कर सकते हैं. एक्सपोर्ट अगर आप 25,000 करते हैं तो 50% एक्सपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर 25,000 का एक्सपोर्ट करें तो ट्रेड हो सकते हैं, ये वैल्यू. ठीक है बच्चा. तो एस्टैब्लिश किया ट्रेड रिलेटेड मेजर क्या है. ये बहुत सिंपल है. अब सरकार कह सकती है अगर आपने इम्पोर्टेड फ्रूट प्रोडक्ट या सामान को नहीं खरीदा ना, तो उनको बेचने के बाद मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है. ड्रैगन फ्रूट है, avocado है, देखेंगे रेडियो पे कभी बिकेंगे. वो कहाँ जाएंगे? जहाँ पे रेफ्रिजरेटर फैसिलिटीज होगी. आपको भी मंडी में भी जरूरत होगी उसकी, तो क्या आप फ्यूचर मार्केट में बेच सकते हैं. अगर आप अपनी कोल्ड स्टोरेज में जाएंगे तो रेफ्रिजरेटर प्रॉपर होते हैं. खजूर वगैरह तो
ठीक है, मुझे इम्पोर्टेंट है तो वही है। अगर मैं उसके लिए अगर बाहर क्या है आप फिर बाहर का सामान लीजिए तो मॉल से ही लीजिएगा। दुकानों से ले आएंगे कि मैंने मार्केट टेस्ट दुकानों में नहीं मिलेगी मॉल में। ये देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। चलो आगे। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन पोस्ट सेल सर्विसेज। अब ठीक है, पोस्ट सेल सर्विसेज क्या करते हैं बोल। आपके यहाँ पे सामान गए, मैं भागी हूँ, मुझे अगर इंडिया में सामान बेचना है तो इंडिया रहेगा सैमसंग। सैमसंग को यहाँ पे इंडिया में सामान तो बेच सके तो यहाँ पे होने का एक कैश नहीं। तो यहाँ पे सैमसंग के यहाँ पे आईफोन के यहाँ पे तो ये पोस्ट सेल कि मेरा इंसान है हमारे पास के पास हमारे बारिश से कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से जाके मार्केट में बाकी बारिश थोड़ी ना भेजेंगे हम। बहुत सी थोड़ी चीज लाने जाएंगे वहाँ पे अपनी छोटी दुकान खोल रहे हैं। ठीक है, तब मैं कोई फोड़ करने दूंगा हमारा। ठीक है, certain producers may be restricted from providing after-sales services for exported goods in importing countries. Such services may be reserved for local services companies or importing countries. तो समझ गया ना कि यहाँ पे आके दुकानें खोलो, फ्रेंचाइजी तो कहने का मतलब मुझसे आपको बिल्डिंग है ना। एज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, तो ये तो नाम वही है, फाइलें घुमाते रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि इस पर्टिकुलर कंट्री से मेरे यहाँ पे सामान आए या ये सामान करेंगे हमारे यहाँ पे फाइल भी हो जाती है तो आते रहेंगे। रेड टेप एग्जाम ब्यूरोक्रेसी जाएगी, लोग आते हैं कहेंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है क्या है जो है वो इसको पास नहीं करी, आईएसआई प्रमाणित नहीं कर रहे इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उससे डिले होते रहेगी, इतना फ्रस्ट्रेट कर देंगे, इंपोर्टर ही खुद कह देगा कि सामान मैं तुम्हारे को भेज नहीं रहा। ठीक है, इतना इरिटेट कर देंगे या लटकाते रहेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जो रेड डाउन में करें डाक दे करते हैं। स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर प्रोसीजर्स और फॉर्मेलिटीज रिक्वायरिंग लाइसेंसिंग कहेंगे, पहले यहाँ पे आके इंडिया में लाइसेंस लो बेचने का या बाहर से आप दे के आओ। Administrative delay, red tape, and corruption in custom clearance is frustrating the potential importers. ठीक है, बाहर वालों को इंपोर्टर्स को इतना फ्रस्ट्रेट कर देंगे वो कहेंगे कि हमारे को करना ही नहीं है कि इंडिया इतने रिस्ट्रिक्शंस या बैंस लगा रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, प्रोसीजरल ऑब्स्टैकल्स लिंक्ड टू प्रूव कंप्लायंस। तो ऊपर इन्होंने यहाँ पे देख लो अनदर पोटेंशियल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, फॉर फ्री ट्रेड कॉस्टली एंड टाइम टेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स आर कॉस्टली। पता है, जो फाइलों का क्लियरेंस है ये महंगा है और स्लो है। ओके, मैंडेटरी इंपोर्ट वगैरह एक्सवाइजी कैन आई गो है। एनी डाउट ओनली, किसी और को बच्चे श्रेया नहीं। लास्ट इज रूल्स ऑफ ओरिजिन, नहीं लास्ट नहीं है ये दो। रूल ऑफ ओरिजिन एज ए नेम मींस क्या है कि देखो मैंने क्या बात करी, इराक से हम आम जो है वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, नहीं उनको एक्सपोर्ट कर सकते। ईरान से, इराक से, इराक से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स इज बैंड, कंप्लीट प्रोहिबिशन है इंडिया में जहां हम दूसरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब क्या हुआ जी, बीच में से सपोज कोई और कंट्री है पूरी यूके है, वो बीच में आता है एग्जाम्पल। ठीक है, यूके कह रहा है कि इंडिया मैं तुझे आर्म्स भेज रहा हूँ। अब जब हमें निकाला ना तो पता चला कि यूके ने भी किससे वो आर्म्स खरीदे थे, इराक से। हमने तो क्या लगाया हुआ था, कंप्लीट बैन लगाया हुआ था। सामान किसका आ गया, तो बच्चा क्या होगा सुनिए, ऐसे कहा जाएगा कि ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ना आपने। तो कोई भी सामान जब इंडिया में आता है ना तो उसमें ये पहले देखा जाएगा कि आप जहाँ से सामान एक्चुअल में बन गया है मैं इंपोर्ट कर सकती हूँ, इस प्रोसेस में जो यूके का है उसको इंपोर्ट कर किसी कंट्री से सामान खरीद के आगे बेचना है। ठीक है, तो बच्चे को कहती हूँ पहले शो मी द रूल ऑफ ओरिजिन के एक्चुअली में सामान की मैन्युफैक्चर का तो वही ओरिजिनेट कहाँ से होती है, वो सर्टिफिकेशन पर ब्रांड्स के मैंने मार्केट कार्य है ना तो हो जाएगी। क्लियर है,
Country of origin means the country in which the goods produced or in case of any services, कहाँ से हम इसको पढ़ते हैं? Rule of origin are criteria needed by the government for importing countries to determine the national role of goods. Their importance is derived from the fact that ड्यूटीज भी तो कई कंट्री में हमने लगाई हो सकती है ना. अब इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं. अब जो मेरे डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं या फिर प्रेसिडेंशियल ट्रेड के मेरे पार्टनर्स हैं उनसे मैंने कॉमन ट्रेड करना था. लेकिन इंडिया की मेंबर्स हैं या फिर डब्ल्यूटीओ मेंबर्स हैं उनसे मैं ज्यादा टैक्स चार्ज करती हूँ तो ठीक है. तो कहीं और चले ना इससे नहीं है कि उनसे ये और इन्वेस्ट करेंगे. So yes. Next is safeguard measures. बैठे हम आओ बच्चा. चले हम सेफगार्ड मेजर्स बच्चे क्या है. जब हमारे को लगता है ना कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए या हमारी अगर ये सामान आया हमारे यहाँ पे क्या करेगा, डोमेस्टिक मार्केट को हर्ट करेगा. तो सेफ गार्ड कर रहे हो आप, तो उसके लिए जब बैन लगा रहे हो या प्रोहिबिशन लगा रहे हो, दैट इज सेफ गार्ड. क्लियर है. So these are initiated by the countries to restrict import of a particular product temporarily if it is injured or threatened by serious injury caused by surge in imports. Underline surge in imports. ठीक है. तो इट इज लिमिटेड एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटली. दैट मीन्स किसी एक कंट्री से नहीं है, बहुत सारी डिफरेंट कंट्री सबके लिए है. नॉन डिस्क्रिमिनेटली, नॉट जस्ट चाइना और एनी अदर कंट्री, सबके लिए. ठीक है. लास्ट एम्बार्गो इज वेरी इंपॉर्टेंट. टोटल बैन गवर्नमेंट इम्पोज करेगी, टोटल बैन. ठीक है. अगर वो हमारी हेल्थ, सेंटिमेंट्स या रिलीजन्स को क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं. अच्छा, और मुझे लगता है कि मैंने लास्ट टाइम एम्बार्गोस का सर्जन इंपोर्ट बोल दिया था, राइट? शायद बोला था. नहीं तो बच्चे ये भी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था. सर्जन इंपोर्ट्स के लिए कौन सी ड्यूटी लगती है, सेफ गार्ड मेजर्स. तो इसको भी आप एक बार अंडरलाइन कर लो. सर्जन इंपोर्ट पे लिखा है, इसको अंडरलाइन कर लो. सर्ज मतलब एकदम से बहुत ज्यादा इंपोर्ट जब, ठीक है, तो उसको सर्ज कहते हैं. रैपिड इंक्रीज इन इंपोर्ट्स. सो डज एनी कंट्री वांट दैट? नो, क्योंकि उससे मेरा डेफिसिट पोजीशन हो जाएगी. क्लियर. तो अब एम्बार्गो स्टार्ट करूं. इसके ऊपर बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि एम्बार्गो क्या है. तो आओ, इट इज अ टोटल बैन. कौन इम्पोज करेगा और भी बैन? गवर्नमेंट करेगी. क्यों कर सकती है? अगर हमारे को ऐसे लगता है कि हेल्थ इश्यू आ रहे हैं या फिर रिलीजन्स जो है हमारे वो इम्पैक्ट हो रहे हैं. जैसे बीफ का एग्जाम्पल है वो इम्पैक्ट. ओके. सो बच्चा, embargo is a total ban imposed by the government on import or export of some or all commodities to a particular country or regions for a specified or indefinite period. थोड़े टाइम पीरियड के लिए भी हो सकता है, पूरी जिंदगी के लिए भी हो सकता है. दिस में बी डन ड्यू टू अंडरलाइन पॉलिटिकल रीजंस. अब मेरी और कह लो किसी एक कंट्री, जैसे अब इराक है, उसके साथ अगर आर्म्स की कोई बात हमने करी है तो वो क्या है बच्चे, अगेन एक तरह का कह लो, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती, पर क्या है, कुछ पॉलिटिकल रीजन होगी ना, हमारी उस सरकार के साथ सेटिंग नहीं बैठ रही होगी. ठीक है. जैसे बीच में यूएस और पाकिस्तान ने भी अपनी ट्रेड बंद करी हुई थी आफ्टर द 26/11 अटैक, है ना. यस. सो इट वाज अगेन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल, या कह लो कि टेररिज्म की वजह से उन्होंने बंद कर दिया था. ठीक है. Another factor is also just like health, religious sentiments, etc. And this is under a most extreme form of trade ban. मतलब इससे ज्यादा स्ट्रिक्ट तो हो ही नहीं सकता. इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं उस पर्टिकुलर कंट्री को बॉयकॉट करूं, है ना. लड़ाई वाली बात है ना कि तेरी और मेरी नहीं बन रही कट्टी, वो भी बात, राइट. कर है. देख लो एक बार, एक नजर मार लो, फिर ये खत्म करेंगे एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स. 10 मिनट के हैं, जस्ट गो थ्रू इट. देखो, अगर हम क्लास में साथ के कोई चीज कर लेते हैं ना, तो उससे क्या बेनिफिट रहता है कि आपका घर में बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है. एक मैं आपको थोड़ी मेमोरी टेक्निक्स भी वैसे बता देती हूँ कि हमारा कैसे काम करता है दिमाग.
अगर हमने कोई भी चीज आज पढ़ी उसको 24 आवर्स के अंदर अगर पढ़ लेते हैं, प्रेफरेबली बिफोर यू गो टू बेड, ठीक है, सो इट स्टेज विद यू फॉर अनदर 2 to 3 days, तो आपको वो याद रहता है आपकी मेमोरी में, ठीक है। अगर आप उसको एक बार ही से सपोज मैंने आज 12 बजे या सोने से पहले 2 बजे लग गया आपने रीड कर दिया, और उसके बाद मैंने दोबारा से आफ्टर 2 days, सपोज अभी फ्राइडे या सैटरडे संडे मैंने दोबारा से सेकंड टाइम से मैंने रिवीजन कर दी, सो इट इज गोइंग टू स्टे विद मी फॉर एक अप्रॉक्सिमेटली 10 days डिपेंडिंग ऑन, सही होगा आपका, तो होगा 10, और उसके बाद जब एक और मैं 10 days में रिवाइज कर लिया थर्ड टाइम, तो इट गोइंग टू रिमेन विद मी फॉर अनदर लाइक 2 to 2 months, 1 to 2 months अगेन। और अगर एक और बार कभी पेपर से पहले मैं रिवाइज करूंगी तो मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली 1 to 2 years तक दिमाग में रहेगा। So this is how you revise. Whenever I मैंने मतलब आज अपनी हिंदी के भी पेपर दिए, एसएससी के भी दिए, तो मेरा तरीका क्या रहता है पढ़ने का, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, इतने सारे कंसेप्ट होते हैं, तो मैंने सिर्फ क्लास अंडरलाइन कर रीड कर, ठीक है, जहां पे मुझे प्रॉब्लम आ रही होती है मैं अलग से शीट बना लेती हूँ, ठीक है, चैप्टर वाइज बना ली, सब्जेक्ट वाइज बना लिया, कोई भी दो चार नहीं आते मैं अलग से नोटबुक, मेरे को थोड़ी अनकंफर्टेबल रहती है कि कितनी कितनी नोटबुक्स आप उठा के लेके जाओ, रजिस्टर्स में मुझे नहीं अच्छा लगता है, वो आपके भी प्रेफरेंस है। तो मैं क्या करती हूँ पेजेस में ना, पिन पेजेस जैसे इकट्ठे दो चार ले ली और उसको स्टेपल कर दिया और मैंने क्या कर दिया रेटिंग था, सपोज मैं इंटरनेशनल, तो ऐसी चीजें जो मुझे पता खाकर पेपर में आ रही है या फिर मैं भूल रही हूँ, उसको पॉइंट में लिखना, कैसे पूरे पूरे सेंटेंस में लिखना, ठीक है, हल्का सा अपने दिमाग के लिए मुझे समझ आ जाए कि हाँ ये अगर तेरे को बार बार तो एग्जाम, तो एक बार मेरे को क्या है सर्च इन इम्पोर्टेंस, ठीक है, प्राइस कंट्रोल में क्या है कि हमारा सरकार जो है वो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट को इंक्रीज करता है, तो ऐसे से करके ना मैं अपने चैप्टर वाइज नोट्स बना, चाहे वो इतने में मेरा चैप्टर से पड़ जाए, चाहे पूरे पेज में, चाहे 2 पेज में, चाहे 4 पेज, अब डिपेंड करता है ना कि कितनी चीजें मुझे इम्पोर्टेंट, तो क्या होगा सिर्फ आज मैंने ये पढ़ा, दूसरी बार ना मैं इसको एक बार इसको मेरे को मेहनत लगी थी, लेकिन अगर मैं रोज एक काम कर रही हूँ 15-20 मिनट हाफ एन आवर लगेगा वो लिखने में, तो नेक्स्ट टाइम उसके वो भी नोट क्यों खाने से होते हैं, मैं सिर्फ ये उठाऊंगी और रिविजन करूंगी मेरी 10-15 मिनट्स में पूरा चैप्टर करेंगे, और वो जो नोट्स होते हैं ना वो मेरी लास्ट डे तक, पेपर वाले दिन सुबह तक मैं वो नोट्स पढ़ती हूँ, और पेपर उस दिन से आता है, कंफ्यूजन भी नहीं होती, मेरा दिमाग बहुत क्लियर रहता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, अगर आप ऐसे लाइंस लर्न करने लगे या लिखने लगे तो कंफ्यूजन हो सकती है। अब बैंड भी है, कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट भी है, नॉन टैरिफ है, टैरिफ में तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि लिंक है एक दूसरे से। तो मुझे वो कीवर्ड चाहिए ना, उसके लिए मैं नोट्स बना, हर रोज जब मैं करूंगी लेक्चर के बाद से ऑल्टरनेट भी मेरा इकोनॉमिक्स का क्लास हो रहा है, तो अभी मैंने जो 1.5 घंटे में किया मुझे घर जाके मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, नोट्स अगर मैं नॉन स्टॉप बनाती हूँ, और रिवीजन जब मैं उसके बाद एक बार ही लिख के थोड़ा मेमोरी में भी जाता है, ऐसा होता है ना अपने हाथों से लिखी हुई चीज ज्यादा इम्पैक्ट, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वो नोट्स उठाती हूँ तो 15 to 20 मिनट्स में मैं रिवाइज कर लेती हूँ, उसके बाद जब करती हूँ टेक्स्ट में हार्डली 5 मिनट्स, ये ऊपर ऊपर से देख के पता होता है ना मैंने क्या क्या लिखा था, तो दिस इज हाउ यू लर्न। इस चैप्टर के नोट्स में से मैं कितनी सारी चीजें होंगी लिख के दूंगी, तभी मैं बोल रही हूँ साथ के साथ आप सिर्फ ऐसे पॉइंट्स लिखे, क्योंकि अगर मैं लिख के दूंगी ना यही वाले पॉइंट्स तो आपको दिमाग में ट्राई कर सकती हूँ मैं कि अगर इस ट्रेड इस इंस्ट्रूमेंट वाले का मैं बना सकती हूँ, अगर आपको पसंद आएंगे तो मैं प्रिंट करके दे दूंगी, ऐसे कुछ, ठीक है, चलो ठीक है बना दूंगी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हाँ आज चलो ठीक है कर दूंगी। एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स आ जाओ, करें स्टार्ट। अब एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी गवर्नमेंट जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है या फिर कह लो प्रोहिबिशंस भी लगा सकती है, तो उसमें से एक है बैन ऑन एक्सपोर्ट। बैन कब लगता है बच्चे, अभी हमने डिस्कस किया था जब शॉर्टेज होती है,
जब मेरी ही मार्केट को मैं पूरा अच्छे से सामान नहीं दे पा रही तो एक्सपोर्ट क्यों करना, गवर्नमेंट कहेगी कि हम बैन कर देंगे एक्सपोर्ट्स। ठीक है। सो बच्चा refers to all measures applied by the government of exporting country including both technical non technical measures। दोनों तरीके से जो भी ऊपर हमने करा टेक्निकल नॉन टेक्निकल बैरियर्स नॉन डायरेक्ट बैरियर्स उसके बारे में बात करें। तो टोटल अब बैन किसके ऊपर है, एक्सपोर्ट के ऊपर। ठीक है। For example, during the periods of shortages, export of agriculture products such as onion, wheat, etc. may be prohibited to make them available for domestic consumption only। Clear? Export restrictions have an important impact on the international market by reducing international supply. Export restrictions have been effective in increasing international prices also। Obviously, कभी भी मार्केट में किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो उसका प्राइस हमेशा क्या रहता है, बट तो गवर्नमेंट इंडिया भी ऐसा नहीं है। जब शॉर्टेज होती है तो एक तो कोई है रोक दिया, कम सामान बाहर जाने। तो जब बाहर सामान कम जाएगा तो उसका गवर्नमेंट को प्राइस क्या मिलेगा, एक्सपोर्ट्स। सेकेंड इज एक्सपोर्ट टैक्सेस, पर इंडिया में ये नहीं लगते। ठीक है। अब बच्चे क्या है, एक्सपोर्ट टैक्स क्या होगा, जब मैं सामान एक्सपोर्ट कर रही हूं तो गवर्नमेंट को जो मुझे ड्यूटी देनी पड़ रही है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर ड्यूटी जो पे करनी पड़ रही है, वो स्पेसिफिक भी हो सकता है, एड वलोरम भी हो सकती है। पर इंडिया में क्या है, 100% ईओयूज हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, जहां पे आपको ड्यूटी ड्रॉबैक कि अगर आपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में आपने अपनी कंपनी शिफ्ट की हुई है, आपके पास लाइसेंस है, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। आप दिखाओगे कि मैंने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे की है, सरकार आपको पूरा पैसा देगी, रिफंड करेगी। ठीक है, अगर वो एक्सपोर्ट हो जाता है तो। So बचा, the effect of export tax is to raise the price of the goods to decrease exports obviously। है ना, प्राइस ज्यादा पे करे तो एक्सपोर्ट्स जो है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि लोग क्यों खरीदेंगे महंगा प्रोडक्ट, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। Since an export tax reduces exports and increases domestic supply, it is also reduces domestic prices। क्यों, सामान जब बच्चे पहले बाहर जाता था, हमारे यहाँ पे सामान कम बिकता है, अब बाहर नहीं बिक रहा, डोमेस्टिक मार्केट में बिकेगा, डिमांड इतनी नहीं है जितनी सप्लाई है, तो प्राइस क्या हो जाएंगे, तो वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए अच्छा है। बट मैं आपको बता रही हूँ, इंडिया जैसी कंट्री जिसका मेजर फोकस किसके ऊपर है, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, वो ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, ये जनरल बात नहीं है, बट इंडिया इसको अप्लाई नहीं कर, हम ड्यूटी ड्रॉप बैक देते हैं, मतलब वापस कर देंगे पूरी ड्यूटी। ओके, ड्यूटी मीन्स एक्सपोर्ट टैक्स। ओके, नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स। तो ये हमारे यहाँ पे ये जो मैं बात कर रही हूँ, दैट गवर्नमेंट व्हेन इट वांट्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स क्या कहेगी, आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर दीजिए, तो आपको मैं बहुत सारी सब्सिडीज ऑफर करूंगी, सस्ता रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई सस्ती, सब कुछ बहुत सारी चीजें सस्ती। और अगर आपको कोई और सामान महंगा मार्केट में बिक रहा है ना, तो मैं आपको सब ताकि मार्केट में कम्पिटिटिव प्राइसेस पे सस्ता बेच सकें, ट्रेड डिस्टॉर्शन में तुमने पढ़ा था। ठीक है, उसके अलावा आपने जो मुझे टैक्स पे किया ना, मैं सारा टैक्स आपको वापस दूंगी, जिसको मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं, ड्यूटी ड्रॉप। ऊपर हमने क्या कहा था, फर्स्ट हमने कहा बैन ऑन एक्सपोर्ट, कि हम एक्सपोर्ट करना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारे यहाँ पे शॉर्टेज है। सेकेंड हमने जो पढ़ा था उसका नाम था बच्चे एक्सपोर्ट टैक्सेस, कि टैक्स लगाते हो ताकि बाहर जो है वो सामान महंगा बिके तो लोग खरीदे ना, और हमारे यहाँ पे ही बिके ताकि प्राइस सस्ते में बिके। थर्ड हम पढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स। तो बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है डेवलपिंग कंट्रीज है स्पेशली, वो कंपनसेटरी मेजर्स यूज करते हैं टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, लाइक एक्सपोर्ट सब्सिडी, ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी फ्री एक्सेस टू इंपोर्टेड intermediaries etc. Government or government bodies also usually provide financial contribution to domestic producers in the form of grants, loans, equity infusion etc. तो ग्रांट कैसे देती है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आपको पैसा लगा के दे रही हूँ, भी सीधे बैठो। लोन्स भी देती है, इक्विटी इन्फ्यूजन मतलब सरकार खुद इन्वेस्टमेंट करती है, कहती है कि इस कंपनी में मैं भी पैसा लगा, वो इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर वो खरीद रही है, यस और नो। सो और गिव सम फॉर्म ऑफ इनकम और प्राइस सपोर्ट
ठीक है, ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज असिस्टेंस ही होती ना, सब्सिडीज ये तो है। If such policies on the part of the government are directed at encouraging domestic industries to sell specific products and services abroad, they can be considered as trade policy tools. तो obviously जब help कर रही है, क्यों हेल्प कर रही है? ताकि हम एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर सके, तो उससे हमारी डोमेस्टिक मार्केट भी तो फ्लरिश कर रही है ना बेटा, तो उसको हम क्या बोलते थे? ट्रेड पॉलिसी रूल्स, टूल्स टू इंक्रीज ट्रेड इन द कंट्री। नेक्स्ट इज VRS, इसको अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट, लास्ट है ये, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स। हेलो, वॉलेंट्री मीन्स अपनी मर्जी से, रिस्ट्रेन करना मतलब रोकना, कम करना, ठीक है? एक्सपोर्ट्स को जान के खुद हम कम कर रहे हैं, ये कहने का मतलब। सो बच्चा यहाँ पे इट इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मीन्स कि बहुत ज्यादा आप ऐलान नहीं कर रहे बाहर पूरी मार्केट, ठीक है? इनफॉर्मली मतलब सरकार जो है कुछ ऐसे इनडायरेक्ट चीजें कर रहा है जिस वजह से रिस्ट्रेन या रोकावट ला रहे हैं ऑन एक्सपोर्ट, ठीक है? बाय एक्सपोर्टिंग कंट्री वॉलेंट्री, अपनी मर्जी से, हमारे को ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अपनी मर्जी से ही हम एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रेन या कम कर, ओके? द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी एक्सपोर्टेड ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पे मैं एक्सपोर्ट को कम कर रही हूँ। सो और उसका पूरा जो है रिटन अग्रीमेंट अगर नहीं है तो वो इनफॉर्मल हो गया, ठीक है? सो पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, दे आर वॉलेंट्री का मतलब इनफॉर्मल है, पहली चीज अपनी मर्जी से कर रहे हैं ताकि हम एक्सपोर्ट्स को कम कर सके, उसकी क्वांटिटी, है ना? और वो भी थोड़े टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड। Such restraints originate primarily from political considerations and are imposed based on negotiations of the importer with the exporter. पॉलिटिकल कंसिडरेशन मतलब मेरी दूसरी सरकार के साथ सेटिंग नहीं बैठ रही, तो हम वहां पे जो है एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर रहे, तो नेगोशिएशन किसके बीच में होगा? इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में ही ना। The inducement for the exporter to agree to VRS is mostly to appease the importing country and avoid the effect of possible retaliatory trade restraints that may be imposed by the importer. कह रहे हैं अब ये जो VRS है ये क्या है? इनफॉर्मल है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है? हम जो है बिल्कुल ही लड़ाई नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि दूसरा इंसान है नेगोशिएट करे हमारे साथ, तो रिटालिएट ना करे, कहने का मतलब वो भी मेरे ऊपर बैनर लगा दे, ठीक है ना? जैसे अगर मैं उसको एक्सपोर्ट नहीं कर रही तो ये ना हो ना कि वो भी मुझे एक्सपोर्ट ना करे, मैं नेगोशिएशन टेबल पे बैठ के एक बीच राह जो है कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हूँ, तो बच्चे उसके लिए VRS पोस्ट किया जा रहा है, साइन नहीं कर रहे, रिटर्न नहीं है, इनफॉर्मल है, बस हम एक फ्रेंडली वे में एक नेगोशिएशन करना चाहते हैं, ठीक है? सो बच्चे दे कॉज as do tariffs and quotas domestic prices to raise and cause loss of domestic consumer surplus। तो इससे क्या होगा? अगर बच्चे VRS क्या है, मतलब हमने एक्सपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं अपनी मर्जी से, राइट? तो कह रहे हैं टैरिफ्स एंड कोटास के जैसा इंपैक्ट ही होगा, मतलब बैरियर ही है एक तरह का, ठीक है? इससे क्या होगा? डोमेस्टिक प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, क्यों होंगे? क्योंकि मैं प्रोडक्शन कम कर रही हूँ, ठीक है? रिस्ट्रेन कर रहे हैं ना, क्वांटिटी रिस्ट्रेन कर रही, तो क्वांटिटी रिस्ट्रेन कर रहे हैं अगर हम, देखो शॉर्टेज नहीं है, मैं क्वांटिटी को कम कर रही, तो शॉर्टेज मेरी कंट्री में भी आ सकती है, बाहर भी जाएगा, प्राइसेस इंक्रीज होंगे, बाहर वाला सामान मेरे यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हो सकता है ना कि मुझे खुद भी प्रोड्यूस करना पड़ रहा है एट हायर प्राइसेस, तो कह रहे इसका इम्पैक्ट जो मोटा मोटा निकलता है वो ये है कि प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं और डोमेस्टिक कंज्यूमर सरप्लस कम होगा। क्यों? क्योंकि जितना मैं प्राइस विलिंग थी टू पे और एक्चुअली पे कर रही थी पहले, तो वो कम था, लेकिन अब मेरे को प्राइस क्योंकि महंगा हो गया तो प्राइस ज्यादा पे करना पड़ रहा है, कंज्यूमर सरप्लस कम हो। समझ आ रही है बात? दैट्स इट। एक बारी के लिए फटाफट क्वेश्चंस पीछे के देख लें, आ जाओ, छुट्टी कर दो। हाँ जी, व्हाट इज द स्पेसिफिक टैरिफ? वेरी गुड, पर फिजिकल यूनिट, पर यूनिट, वेरी गुड। तो आओ देखते हैं, a tax on sorry, a tax on a set of specified imported good, set of imported good तो नहीं है, an import tax that is common to all goods imported during a given period, no, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा ना कि सारे गुड्स पे कॉमन ही रेट है,
नो, फिजिकल पर यूनिट हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, है ना? So specific fraction of economic value of imported good ऐसा भी नहीं पढ़ा. Tax or import defined as an amount of currency per unit of the good. Yes. यही पढ़ा ना, per unit जो लगता है. Clear है? Next, tariff on import is beneficial to domestic producers of imported goods because tariff on import कह रहे हैं कि अगर import कर रहे हैं हम तो उसके बाद टैक्स किसको बेनिफिशियल कह रहे हैं? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को. क्यों? क्योंकि वो इंपोर्टेड गुड्स का प्राइस महंगा कर देता है और हमारे यहाँ पे कंपटीशन जो है सही रहता है, राइट? कोलैप्स नहीं होती डोमेस्टिक मार्केट. तो आओ, दे गेट अ पार्ट ऑफ द टैरिफ रेवेन्यू. नहीं, हम जैसे लोगों को थोड़ी मिलेगा यहाँ पे पैसा, नहीं मिलेगा ना. इट रेजेस द प्राइस ऑफ विच दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स इन डोमेस्टिक मार्केट. यस यस, यही तो कारण है ना. टैरिफ ऑलवेज इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड. तो ये बेनिफिशियल होता है टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स. नेक्स्ट देखो, इट डिटरमाइंस द क्वांटिटी दैट कैन बी इंपोर्टेड टू अ कंट्री. नो, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा बच्चे जी. वो उससे बेनिफिट क्या होगा डोमेस्टिक सप्लायर्स को? नहीं होगा ना. हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना. पहले तो क्वेश्चन ढंग से रीड करना हमने हमेशा पेपर. क्वेश्चन मुझे क्या कह रहे हैं? डोमेस्टिक सप्लायर्स को उससे क्या बेनिफिट होगा. ठीक है. लास्ट देखो, रिड्यूसेस द प्रोड्यूसर सप्लायर मेकिंग इट मोर एफिशिएंट. तो बच्चे रिड्यूस थोड़ी ना करेगा प्रोड्यूसर सरप्लस. प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था? प्रॉफिट इंक्रीज करेगा. कॉस्ट थोड़ी ना मैं कम करूंगी. जितनी मेरी कॉस्ट है ना उतने में बाहर वाले सामान यहाँ पे बिक रहा है, तो मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस कम नहीं हो. क्लियर है? तो ये तो पॉइंट हो ही नहीं सकता था ना. बेनिफिशियल कैसा होगा अगर प्रोड्यूसर सरप्लस कम हो रहा है मेरा. A tax applied as a percentage of the value of an imported good is known as ad valorem value. Escalated tariff refers to. तो escalated मतलब क्या था? याद करो बच्चे. As we move up the value chain, tariff is more. ठीक है. तो इम्पोर्टेंट अगर फाइनल प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर टैक्स ज्यादा होगा करण. ठीक है. लेकिन अगर मैं रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ तो उसके ऊपर टैक्स कम हो. इसका मतलब है एस्केलेटेड टैरिफ. लास्ट क्लास आपको देख लीजिएगा. सो बच्चा, नॉमिनल टैरिफ था एक. तो ये बात भी हमने करी थी. फर्स्ट लाइन में ये लिखा था नॉमिनल टैरिफ है वो मतलब हमारे इन्फ्लेशन बेसिस पे लगता है. तो नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन रॉ मटेरियल्स विच आर ग्रेटर. रॉ मटेरियल के ऊपर ग्रेटर है नहीं है तो ये तो पहले ही क्रॉस है. हमें पता ना रॉ मटेरियल के ऊपर कम है, फिनिश गुड्स के ऊपर ज्यादा है, तो फर्स्ट तो क्रॉस है. सेकंड, नॉमिनल टैरिफ ऑन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन ऑन रॉ मटेरियल. यस, यही तो मतलब है इसका. फिर भी मैं और ऑप्शंस जो है एक्सप्लोर करूंगी. नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, टैरिफ विच इज एस्केलेटेड टू प्रोहिबिट इंपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर गुड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. नो, एस्केलेटेड टैरिफ का मतलब ही क्या था? रॉ मटेरियल के ऊपर और भी प्राइस कम होगा टैरिफ के ज्यादा. वेरी क्लियर है ना. नेक्स्ट इज वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, VERs. अभी हमने बात करी थी. यस, वेरी गुड. सो इनफॉर्मल है और क्या है? नेगोशिएशंस हैं. ठीक है. तो an importing country voluntarily restraining the quantity of goods that can be exported into the country during a specific period of time. Yes, this was a definition. Exporting है. अरे हाँ, सॉरी, इंपोर्टिंग नहीं है, एक्सपोर्टिंग है. यस, थैंक यू. तो फर्स्ट इज क्रॉस. फर्स्ट इज क्रॉस. Domestic firms agreeing to limit the quantity foreign goods sold in the domestic market. नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है. हम अग्री तो नहीं कर रहे. नहीं, इनफॉर्मल है ना तो अग्रीमेंट तो नहीं है. नवजोत पूछो बेटा. 5 मिनट. An exporting country voluntarily restraining the quantity of goods that can be exported out of a country during a specific period of time. Yes, करण ने ये बताया था. एक्सपोर्टिंग. वेरी. क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस इंपोज ऑन इंपोर्टिंग कंट्रीज. गवर्नमेंट नो, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं इंपोज कर रहे. एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्या था बच्चों जी? हाँ जी, जब बाहर के लोग अपनी मार्केट में जितने का सामान बिक रहा है उससे कम में यहाँ पे आके बेच रहे हैं तो हमारी सरकार जो है कह सकती है कि ज्यादा टैक्स लगाओ उसको और सेम डोमेस्टिक प्राइस पे लेके आओ. आओ रीड कर लेते हैं. एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटीज to set off the effect of exporting firms unfair charging of prices in the foreign market which are lower than the production cost. Yes, this is true. I think इनमें से कौन सा नहीं होना चाहिए वो होगा शायद. ठीक है. आओ नेक्स्ट. Additional import duties
ओके ठीक है, डी गिवन है ना, ठीक है, फर्स्ट वाला करेक्ट लग रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, सो दिस कैन बी अ पॉसिबल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, additional import duties so as to offset the effect of exporting firms increase competitiveness due to subsidies by the government। हमारी गवर्नमेंट वाली सब्सिडीज नो, वो क्या था, सीबीडी था, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज था जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज की बेस था, एंटी डंपिंग नहीं था। तो बी तो क्रॉस है। Additional import duties so as to offset the effect of exporting firms unfair charging of lower prices in the foreign market, yes, this is again true। So which one is the correct option? A and C both। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी अभी हमने पढ़ा, जब बाहर की सरकार अपनी कंट्री के लोगों को, प्रोड्यूसर्स को बोलती है कि मैं तुम्हें सब्सिडीज ऑफर कर रही हूँ ताकि तुम अपनी प्रोडक्ट को कम बाहर रेट पे बेचो, तो उसके रिटालिएशन में, उसके कह लो उसका इफेक्ट को नालिफाई करने के लिए हमारी सरकार ज्यादा टैक्स लगा देती है ताकि वो सेम रेट पे आ जाए, उसको सीबीडी कहते हैं। आ जाओ, a tariff aimed to offset artificially low prices charged by exporters who enjoy export subsidies and tax concessions in their home country, true? Yes ना, एक्सपोर्टर पे ही लगेगा बच्चे। क्या है सीबीडी? जैसे से सपोज आप चाइना हो, ठीक है, आप पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज में मैन्युफैक्चर कर पा रहे हो, मैं गवर्नमेंट हूँ और मैं कहती हूँ, चाइना की गवर्नमेंट हूँ, और मैं कहती हूँ कि ऐसा कर तू इंडिया में सामान बेच, ठीक है, तो 80 रुपए 100 रुपए मैं तेरे को दे रही हूँ, हम इसको बाहर 80 में बेचेंगे, मतलब 20 रुपीज में आपको आपके हाथ में पकड़ा है, और आप इसको बाहर कितने में बेचोगे, 80 में, तो 20 आपको मेरे से आगे, 80 आपको बाहर से आगे, आपके 100 पूरे है ना। पर वो कम में आप क्यों बेच पा रहे हो? आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम नहीं थी, कम में इसलिए बेच पा रहे हो क्योंकि मैंने आपको सब्सिडी दी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, तो ये यस है ना। सेकंड, चार्ज बाय इंपोर्टिंग कंट्रीज, सीबीडी चार्ज कौन करेगा? इंपोर्टिंग कंट्री करेगा ना, हाँ, ऑफसेट करने के लिए, उसको जवाब देने के लिए करेगा, ठीक है। To ensure fair and market-oriented pricing of imported products, yes, this is true। Number 3, charge by importing countries to protect domestic industries and firms from unfair price advantage arising from subsidies, yes। So all of the above is the correct answer। Next, which of the following is an outcome of tariff? Outcome of tariff, ठीक है, ये क्या रिजल्ट होगा of imposing tariffs? तो create obstacles to trade and increase the volume of imports and export। increase तो नहीं करेगा ना, import कम करेगा, तो false है फर्स्ट वाला। domestic consumers enjoy consumer surplus because consumers must now pay only a low price, false। tariff increase करता है प्राइस, तो consumer surplus कम होता है, तो बी wrong है। थर्ड चलो, discourage domestic consumers from consuming imported foreign goods and encourage consumption of domestically produced imported substitutes, true। So this is true। increase government revenues of importing countries by more than value of the total tariff charge। कैसे इंक्रीज करेगी? उतना ही टैरिफ मिलेगा ना जितना चार्ज करो, उससे ज्यादा थोड़ी ना मिलेगा, तो ये भी सही नहीं है आंसर, ठीक है। आंसर नंबर सी करेक्ट है। समझ आ रहा है ना बेटा, डी क्यों नहीं है? मोर थोड़ी ना मिलेगा, जितना चार्ज कर रहे हैं जिसकी रेट उतना ही मिलेगा ना टैरिफ। SPS measures and TBTs are permissible under WTO to protect the interest of the countries, true। This is true now। may result in loss of competitive advantage of developing countries। देखो ये कहने हैं कि अब एसपीएससी टीबीटी क्या है बच्चे, ये क्यों लगाया जाता है? ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर उसमें ही इतना ज्यादा ऐसा सामान आ रहा है, गलत चीजें भी आ रही है, अडल्ट्रेटेड आ रही है, एडिटिव्स आ रहे हैं, तो उससे क्या, डेवलपिंग कंट्रीज अगर सामान कर रही है तो बीमार हो सकते हैं, हमारे यहाँ पे लोग परेशान हो सकते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी लग रहा है ना ये सारी चीजें। नेक्स्ट, दिस इज द जनरल पॉइंट मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। increases the cost of compliance with exporting countries, obviously ISI प्रमाणित होना चाहिए, पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये कंप्लायंस कॉस्ट भी तो इंक्रीज हो रही है ना बेटा जी, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट लग रहा है सबको, परेशानी तो नहीं हो रही किसी को। Which of the following is not a non-tariff barrier? Not a non-tariff barrier मतलब इसमें से tariff barrier कौन सा है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है, नॉट लिखा है।
कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, ये तो नॉन टैरिफ ही है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में आता है, इसलिए फर्स्ट वाला तो नहीं है। इम्पोर्ट कोटाज ऑन स्पेसिफिक गुड्स, अगेन कोटाज क्या है, एनटीएम्स है, तो ये भी रॉन्ग। काउंटर बिलिंग ड्यूटीज, यस दिस इज टैरिफ पे, लास्ट जो हमने पढ़ा, तो ये आंसर है लास्ट है। प्री शिपमेंट प्रोडक्ट इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट, अगेन ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स में आ जाता है, तो ये भी आंसर नहीं। अंडर टैरिफ रेट कोटास, तो टैरिफ रेट कोटास क्या था जी, टैरिफ एंड कोटास, तो याद है हमने पढ़ा था ऊपर टैरिफ बैरियर्स में कि एक रेट एक अमाउंट तक तो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, या कम रेट है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ है, ऐसा भी लगा सकते हैं। The countries promise to impose tariff on import from members other than those who are a part of PTA. No, ऐसा तो नहीं है ना। A country permits an import of limited quantities at low rates of duty but subject to an excess amount at much higher rates. Yes, यही बात करी हम। फ्री भी हो सकता है, लो रेट भी हो सकता है, लेकिन जो लिमिट से ऊपर आया उसके बाद ज्यादा टैक्स, ठीक है। Lower tariff is charged from goods imported from a country which is given professional treatment. No, this is PTA. मतलब this is professional preferential trade agreement. Last देखो, none of the above नहीं, तो आंसर तो B है। आ जाओ। NTBs include all of the following except obviously tariffs. क्लियर है? ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे नहीं, मतलब ये आ सकते हैं बट इतने इजी भी नहीं आते, तो मैं उसके लिए अलग से दूंगी एमसीक्यू, डोंट वरी, दैट वी विल डू। बुकलेट